अल्केमी इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज की टॉपिक लिमिटेशंस ऑफ एटॉमिक थ्योरी एंड ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर से रिलेटेड है। इसके बाद हम कुछ इसमें जो न्यूमेरिकल्स हैं इससे रिलेटेड वो भी देखेंगे। चलिए तो हम बात करते हैं कि लिमिटेशंस ऑफ बोर्स एटॉमिक थ्योरी क्या है। तो फर्स्ट लिमिटेशन इज इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन्स। इन्होंने लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन्स के लिए नहीं बताया था, ये हाइड्रोजन के लिए लाइन स्पेक्ट्रम की बात इन्होंने कहा था। हालांकि उसमें भी जो है कुछ ड्रॉबैक्स थी कि वो जो हाइड्रोजन के भी जो स्पेक्ट्रल लाइंस थे वो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे स्प्लिट हो जाते हैं उसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया था। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। सेकेंड ड्रॉबैक है इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन जीमैन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। जैसे स्पेक्ट्रल लाइंस मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यों जो है स्प्लिट हो जाता है इसकी जानकारी इन्होंने नहीं दिया। अब बता दूं कि जीमैन इफेक्ट क्या होता है। स्पेक्ट्रल लाइंस का मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिटिंग होना जीमैन इफेक्ट कहलाता है। एंड स्टार्क इफेक्ट क्या होता है। स्पेक्ट्रल लाइंस व्हेन स्प्लिटेड अप इन इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट। क्लियर। तो ये भी इसका एक बड़ा ड्रॉबैक था। थर्ड ड्रॉबैक है इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन 3D मॉडल ऑफ एटम। देखिए एटम का 3D मॉडल होता है, लेकिन उन्होंने क्या बताया था, बोर्स ने बताया था कि न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ पर इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। क्लियर। ऑन सर्टेन ऑर्बिट it means give the shape of flat shape. It gives flat shape of atom. According to Bohr's theory, it will clear what is the shape of atom. It will flat shape, but actually this is not. Actual shape is 3D shape of atom nowadays. So यहाँ पर वो fail हो गया था. And third, inability to explain shape of molecules. Shape of molecules को इन्होंने elaborate नहीं किया, explain नहीं किया। What is this? तो we know when atoms combine to form a molecule, in this case overlapping of atomic orbital takes place, and overlapping of atomic orbitals takes place in such a way that it gives a particular shape of the molecules or compound. So यहां जो है जो बोर्स मॉडल ऑफ एटम इस शेप के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया। एंड नेक्स्ट है इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ मैटर एंड हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बोर्स एटॉमिक थ्योरी ये हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड जो ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर है इसे भी एक्सप्लेन नहीं किया। तो ये जो है इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे जो बोर्स एटॉमिक थ्योरी के। और अब हम बात करेंगे कि ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर क्या होता है। तो 1924 में डी ब्रॉगली ने ऐसा प्रपोज किया, सजेस्ट किया कि जैसे रेडिएशंस में पार्टिकल बिहेवियर होता है एंड वेव बिहेवियर होता है, उसी टाइप से जो मैटर होते हैं उसमें भी होना चाहिए, उसमें भी पार्टिकल बिहेवियर और वेव बिहेवियर होना चाहिए। तो और तो उन्होंने बताया कि भाई यदि वेव बिहेवियर होगा तो उन्होंने वेवलेंथ निकालने का एक फॉर्मूला भी बताया, जो क्या था, लैम्डा इक्वल टू h/mv। लैम्डा इक्वल टू h/mv। लैम्डा जो है वेवलेंथ है ऑफ द मैटर, h जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है, m मास ऑफ जो सब्सटेंस है वो है, और वह उसकी वेलोसिटी है। और इस तरह के m इंटू v क्या होता है, मोमेंटम होता है। तो इसको हम h/p भी लिख सकते हैं। तो बाद में चल के क्या हुआ कि इसकी जो है इलेक्ट्रॉन बीम को देखा गया। इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिकल नेचर का होता है, तो इलेक्ट्रॉन बीम भी जो है डिफ्रैक्शन शो कर रहा था। डिफ्रैक्शन क्या होता है, आप देख सकते हैं कि जैसे यहां से कोई रे आती है तो यहां आप देखेंगे कि इस टाइप से जो है कुछ डिफ्रैक्शन पैटर्न्स मिलती है, जैसे कि वेव्स में होता है।
तो क्या मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन भी जैसे इलेक्ट्रॉन बीम भी जैसे रेडिएशन शो कर रहा था, रेडिएशन जो होते हैं, जो लाइट होते हैं, वो जो है क्या होता है कि एक डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है बनाता है। तो यहां भी जो है इलेक्ट्रॉन बीम भी जो है डिफ्रैक्शन शो कर रहा था। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन में भी वेव बिहेवियर होता है, तब डिफ्रैक्शन शो कर रहा है। तो ये क्लियर हो गया कि भाई जो है पार्टिकल में भी वेव बिहेवियर होता है। अब हम आगे चल के जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वगैरह भी इन्वेंशन हुआ, और माइक्रो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वगैरह होते हैं, तो छोटी चीजों को 10 टू द पावर, मतलब किसी चीज को जो है 10 टू द पावर 15 मिलियंस तक जो है उसे हम बढ़ाकर देख सकते हैं। तो इस सब से भी बाद में प्रूफ हो गया कि वही जो है मैटर में भी क्या होता है, वो वेव बिहेवियर होता है और पार्टिकल बिहेवियर होता है। तो ये जो डी ब्रॉगली का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं कि यदि हम प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पे कुछ बात करें तो हम पूछ सकते हैं कि टेबल कुर्सी भी जो है वेव के जैसा क्यों नहीं चलता है। तो इसका जवाब हम एक छोटा सा जो है एग्जांपल लेकर करते हैं। चलिए मैं एक क्वेश्चन देता हूं कि व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ बॉल ऑफ मास 0.1 kg मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। एक 0.1 kg का बॉल है, बहुत छोटा मास है, और उसकी स्पीड जो है 10 मीटर पर सेकेंड है उसकी वेलोसिटी। तो उसकी वेवलेंथ निकालनी है। तो वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला डी ब्रॉगली ने क्या बताया था, लैम्डा इक्वल टू h बाई एम भी। तो h की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड होता है। तो इतना अपॉन m की जगह पे 0.1 kg रख दिया और वेलोसिटी की जगह पे 10 मीटर पर सेकेंड रख दिया। ये इसकी जो लैम्डा की वैल्यू आ गई 6.626 इंटू 10⁻³ मीटर, -10 का पावर -30 मीटर। इसका मतलब है कि वेवलेंथ बहुत छोटा है, वेवलेंथ बहुत छोटा है। आप देखेंगे, आप पहले भी पढ़े होंगे कि भाई रेड कलर की वेवलेंथ बहुत बड़ी होती है, ज्यादा होता है, इसलिए ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो भाई जिसका वेवलेंथ कम होगा और कम होता जाएगा, धीरे धीरे वो क्या होगा, वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करते और बहुत कम होगा तो वो मोशन में नहीं होगा या फिर अपने मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करेगा। ऐसा ही हो सकता है ना। तो पार्टिकल्स में भी तो ऐसा ही होता है। तो अब तो समझ में आ गया कि पार्टिकल जो है वेव के जैसा क्यों नहीं ट्रेवल करता है, प्रोपेगेट करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है। चलिए अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक इलेक्ट्रॉन की एग्जांपल लेते हैं। सपोज करते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 का पावर -31 kg का है इलेक्ट्रॉन का मास, और इसकी काइनेटिक एनर्जी है 3 इंटू 10 टू द पावर -25 जूल। काइनेटिक एनर्जी दे रखा है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है। आपको बताना है वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका टू क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू h बाई एम भी। लैम्डा की वैल्यू पता, h की वैल्यू पता है, m की वैल्यू दिया हुआ है लेकिन v नहीं दिया हुआ है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है, हाफ एम वी स्क्वायर रख दिया, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट अप कर दिया यहां पर, और इससे जो है v की वैल्यू 812 मीटर पर सेकेंड आ गया। वेलोसिटी निकल गया ना। अब वेलोसिटी निकल गया तो हम वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं। लैम्डा इक्वल टू m बाई v, लैम्डा की वैल्यू पुट अप कर दिया, m की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻34 kg और v की वैल्यू जो निकला था 812 पुट अप कर दिया। ये जो है हमारी वैल्यू 8967 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। देखिए वेवलेंथ जो है अभी भी तो छोटा ही है, लेकिन बहुत इतना छोटा नहीं है जो उसमें जो है थोड़ा सा नेग्लिजिबल वाली बात हो गई थी कि बहुत छोटा हो गया था, लेकिन ये एप्रिसिएबल रेंज में है, ये रिलायबल है। तो इस केस में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वेव्स के जैसा बिहेवियर शो करेगा ना, वो ट्रेवल करेगा, ठीक है, वेव के जैसा ट्रेवल करेगा, क्योंकि वेवलेंथ जो है इसका एप्रिसिएबल रेंज में है, बहुत छोटा नहीं है जैसे पहले था उसमें 0.1 kg वाले में था। तो इस तरह से हमें क्या पता चलता है कि क्यों कोई पार्टिकल्स, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स वेव के जैसा क्यों नहीं प्रोपेगेट करता है,
और क्यों करता है, क्यों नहीं करता है, ये इस बात से क्लियर हो गए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा था, लास्टली हम लोगों ने डिस्कस किया था बोर्स एटॉमिक थ्योरी एंड लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। उससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल्स हमें अभी करना है, तो क्या है वो न्यूमेरिकल्स अब देखते हैं। चलिए हमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ फोटोन एमिटेड ड्यूरिंग द ट्रांजिशन फ्रॉम n5 स्टेट टू n=2 इन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। यानी इसमें इलेक्ट्रॉन n5 से n2 में जा रहा है, तो इसमें जो फोटोन ऑफ लाइट है, वो स्मॉल पैकेट्स ऑफ लाइट को ही फोटोन कहते हैं। तो वो जो फोटोन है कितनी जो है उसकी एनर्जी क्या होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी और वो वेवलेंथ क्या होगा। तो वेरी सिंपल, जो डेल्टा ई होता है उसका फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था 2 पॉइंट लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन में फॉर्मूला देखा था और बोर्स ने ही निकाला था इसको। तो डेल्टा ई इक्वल टू 2.18 into 10⁻⁻18 जूल 1 upon n इनिशियल 5 स्क्वायर माइनस 1 n फाइनल 2 स्क्वायर, इट गिव्स -4.58 into 10⁻⁻19 जूल। यानी यहां पर क्या हो रहा है, एनर्जी लूज हो रहा है। हायर स्टेट से लोअर में आएगा तो एनर्जी जो है लूज ही होगा ना, एमिट होगा। नाउ इसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो डेल्टा ई बाई एच होता है। डेल्टा ई की वैल्यू हमने अभी निकाला था -4.58 into 10⁻⁻18 जूल अपॉन 6.626 into 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और इट विल 6.91 into 10⁻14 हर्ट्ज, ये आ जाएंगे। सिमिलरली लैम्डा कैन बी कैलकुलेटेड, लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, c by lambda, c velocity of light which is 3 into 10⁸ meter per second, and frequency we have earlier we got 6.91 into 10⁻14 hertz. So in this way we can calculate the wavelength of photon also. तो देख लिया कि हमें जो है कैसे जो है हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, एनर्जी निकाल सकते हैं। तो हमने इस टाइप से निकालना है। उसी टाइप से हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स के लिए हमें एनर्जी निकालना है किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट का, या फिर हमें जो है उसका रेडियस निकालना है, तो बोर्स ने उसके बारे में भी बताया था। तो एक क्वेश्चन है कि कैलकुलेट एनर्जी एसोसिएटेड विद फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He प्लस एंड व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट। यानी फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी क्या होगा हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स के लिए, यानी He प्लस जो है हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स है, He में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, He प्लस है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स बन गया ना। तो हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स के लिए उसने फॉर्मूला बताया था बोर्स ने एनर्जी निकालने का, En इक्वल टू -2.18 into 10⁻⁻18 जूल Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर पर एटम, एक एटम के लिए बताया था। तो इसमें हम E1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, -2.18 into 10⁻⁻18 जूल इंटू हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है तो 2 स्क्वायर हो गया। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकालना है तो 1 स्क्वायर हो गया, और इट विल की व्हाट -8.72 into 10⁻⁻18 जूल, इट विल इतना जूल, ये फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी हो गई। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, तो दिस इज फॉर हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल Rn इक्वल टू 0.0529 नैनोमीटर n स्क्वायर अपॉन z, तो 0.0529 nm into n, this for n equal to 1 for first orbit, it will 1 square upon atomic number of helium, it will 2 and it become 0.02645 न्यूटन मीटर। तो इस तरीके से हमने एनर्जी भी निकालना देखा, रेडियस भी निकालना देखा, कैसे जो है ड्यूअल बिहेवियर में हम वेवलेंथ निकालते हैं, वेलोसिटी निकालते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने देखा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।